स्टूडेंट, वेलकम है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक नए पार्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक थियरी। देखिए, अभी तक हमने जाना कि एटम मिलकर बनता है किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। लेकिन देखिए, जो एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, मुद्दा यह है कि उस एटम में कहां पर होता है इलेक्ट्रॉन, कहां पर होता है प्रोटॉन और कहां पर होता है न्यूट्रॉन। यह एक क्वेश्चन मार्क था उस समय। तो जितने साइंटिस्ट थे सब इसी थियरी पर काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे कि किसी एटम का किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए इस चैप्टर का भी नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आखिर कहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ध्यान दीजिए, एटॉमिक थियरी की स्टार्टिंग हुई और फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, आप कह सकते हैं एटॉमिक मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं। कैसा दिखता है एटम, ये जानना है। तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल गिवन बाय द साइंटिस्ट थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखिए, कई बार नीट के एग्जाम में बहुत पहले पूछा गया है, अब तो बहुत लोअर कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया है कि फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय, पहला एटॉमिक मॉडल किसने दिया था। तो जे थॉमसन ने, इसको हिंदी में टॉमसन कहा जाता है, जे थॉमसन ने पहला एटॉमिक मॉडल दिया। क्या खासियत है? इनके एटॉमिक मॉडल को वाटर मिलन मॉडल भी कहा जाता है। वाटर मिलन मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसको कहा जाता है? वाटर मिलन मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, क्या खासियत थी? देखिए, आप सभी लोगों ने वाटर मिलन मतलब तरबूज को देखा होगा। जे थॉमसन का कहना था कि अगर हम किसी तरबूज को कट कर दें, ये देखिए, अगर हम किसी तरबूज को कट कर दें, ऐसे कट कर दें, तो थॉमसन को छोड़ो, तो अपनी बात करो। अगर हम किसी तरबूज को या वाटर मिलन को कट कर देंगे तो इसके अंदर हमको एक रेड मास दिखेगा, ऐसे रेड पार्ट दिखेगा। ठीक है, वाटर मिलन के अंदर हमको एक रेड पार्ट दिखता है। ठीक है, अच्छा बोलो, और क्या दिखाई पड़ता है? और क्या दिखाई पड़ता है? उसमें ब्लैक सीड एम्बेडेड होते हैं, काले बीज धंसे होते हैं। इस तरीके से ब्लैक सीड एम्बेडेड होते हैं। तो एक तो रेड पार्ट हो गया, एक दिखता है ब्लैक सीड। ठीक है, ये धंसे हुए होते हैं। तो जे थॉमसन का कहना था कि जिस तरीके से वाटर मिलन का रेड पार्ट होता है, ऐसे ही किसी एटम में एक पॉजिटिव पार्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक पॉजिटिव पार्ट होता है। ठीक है, जैसे किसी वाटर मिलन का रेड पार्ट होता है, ऐसे उस एटम में एक पॉजिटिव पार्ट होता है। जैसे उस रेड पार्ट में ब्लैक सीड एम्बेडेड होते हैं, ऐसे ही उस पॉजिटिव पार्ट में एक निगेटिव पार्ट एम्बेडेड होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। मतलब पॉजिटिव पार्ट में क्या एम्बेडेड है? निगेटिव पार्ट क्या है? एम्बेडेड है। तो इसी को इन्होंने कहा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दिस मॉडल इज जस्ट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मिलन। तो तरबूज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, लेकिन दिस इज नॉट अ वेरी गुड मॉडल फॉर एटॉमिक थियरी और एटॉमिक मॉडल। ये बहुत अच्छा मॉडल नहीं था। क्या कमियां थी? ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बताता था कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं, तो जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। मतलब ये बताता है कि एटम न्यूट्रल होता है। बाकी स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रॉन होता, इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन क्या है, प्रोटॉन की एक्चुअल पोजीशन क्या है, इन ढेर सारी डिमेरिट्स को लेकर थॉमसन ने पहला एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। लेकिन हाँ, ये बिगिनिंग हो चुकी थी अब एटॉमिक मॉडल्स की। अब लोग के दिमाग में आ चुका था कि अब एटम पर काम करने की जरूरत है। देखिए, इन्हीं के मॉडल को
हम प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं। देखिए, थॉमसन मॉडल इज नोन एज द प्लम पडिंग मॉडल। अच्छा, ये प्लम पडिंग क्या है भैया? कभी केक देखा होगा आपने, तो केक के ऊपर चेरी लगी होती है। देखिए, केक के ऊपर ऐसे चेरी लगी होती है, तो केक के ऊपर लगी चेरी को हम प्लम पडिंग बोलते हैं। बोलो, केक का पार्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। चेरी को क्या माने? निगेटिव। तो चाहे वाटरमेलन मॉडल कहो या प्लम पडिंग मॉडल कहो, कुछ लेटेस्ट बुक्स उसको एप्पल मॉडल भी बोलती हैं। देखिए, एप्पल के एक व्हाइट मास में ब्लैक सीड एम्बेडेड होता है, तो कुल मिला के पॉजिटिव मास में निगेटिव चार्ज एम्बेडेड होना ही कहलाता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। आफ्टर फेल्योर ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, देखिए थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल्योर होने के बाद अगला जो एटॉमिक मॉडल दिया गया वो था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को देने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या इसी का दूसरा नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, अपने मॉडल में कहीं भी थॉमसन ने न्यूक्लियस का जिक्र नहीं किया था। अब एक नई शुरुआत है। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो लोग जानते ही थे। अब एक और भाई साहब को हम जानेंगे जिनका नाम क्या है? न्यूक्लियस। तो आइए पढ़ते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया? एक गोल्ड फॉयल ली। मेरी बात ध्यान समझिएगा। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल लिया। रदरफोर्ड टेकन ए गोल्ड फॉयल, ठीक है, जो लगभग 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस थी, मतलब बहुत ही पतली गोल्ड फॉयल लिया रदरफोर्ड ने। और क्या किया? इस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा दी, अल्फा पार्टिकल की बौछार करा दिए। ऐसे इस गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा दिया रदरफोर्ड ने, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां पर सपोज करिए हमारे पास कोई एटम है, तो हम देखेंगे क्या एक्सपेरिमेंट हमको मिलता है, ठीक। तो देखिए, पहला क्या था? रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई। जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल से गिरे, इन लोगों ने इसको पेनिट्रेट कर दिया, छेद दिए, इसमें होल हो गया और अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल को क्रॉस करके आगे चले गए। अब दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया? ठीक है, महंगा होता है, आयरन का फॉयल ले सकते थे। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य था कि हम ऐसे ही फॉयल को या ऐसे ही मेटल को चूज करेंगे जिसको पेनिट्रेट करके अल्फा पार्टिकल आर पार चले जाएं। अगर अल्फा पार्टिकल इस पार नहीं जाएगा तो एक्सपेरिमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा। तो क्या हुआ? इसको क्रॉस करके इधर आ गए। देखिए क्या देखते हैं, रदरफोर्ड ने देखा कि ढेर सारे अल्फा कण एटम को क्रॉस करके स्ट्रेट लाइन में चले गए। ये इनका पहला ऑब्जर्वेशन था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड। इसको ए मानते हैं, ठीक है। तो ए क्या दिखा? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ढेर सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले गए। देखिए, रदरफोर्ड को ऐसा लगता था कि इस न्यूक्लियस के बीच में कोई बड़ा सा मास होगा जिससे अल्फा पार्टिकल टकराकर लेफ्ट या राइट किसी पोजीशन में मूव करेगा। लेकिन क्योंकि सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट डायरेक्शन में चले गए, इसलिए रदरफोर्ड को थोड़ा सा झटका लगा और रदरफोर्ड को लगा कि शायद मैं गलत दिशा में प्रयास कर रहा हूं। शायद एटम पूरी तरीके से हॉलो होता है। क्या होता है? हॉलो, मतलब इसका ज्यादातर मास
खाली होता है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो खोखला है, एटम तो खोखला है। लेकिन क्या हुआ, अचानक रदरफोर्ड ने देखा क्या कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने एंगल से मोर देन 90 डिग्री पर मूव कर जा रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने एंगल से मोर देन 90 डिग्री पर मूव कर जा रहे थे। तो बी एंगल क्या हुआ, बी एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, ये बी एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, सम अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड मोर देन 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल से ज्यादा पर ढेर सारे अल्फा कण डेविएट हो गए। अब रदरफोर्ड की खुशी का ठिकाना ना रहा। रदरफोर्ड को लगा कि जरूर कुछ ना कुछ तो है जिससे अल्फा पार्टिकल टकराया होगा और दूसरे डायरेक्शन में मूव किया होगा। ठीक है, अब देखिए मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा। देखो भैया, जो अल्फा पार्टिकल होता है इस पर चार्ज होता है प्लस, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर यहां पर कोई मास है, ठीक है, मास है जिसको हम न्यूक्लियस कहने जा रहे हैं, अगर यहां पर कोई डेंस हैवी पार्ट है एटम के बीच में, तो उसने अल्फा पार्टिकल को धक्का क्यों दिया। प्रश्न यह उठता है कि अल्फा पार्टिकल इससे टकराकर लेफ्ट राइट क्यों चले गए। दरअसल होता क्या है, प्रूफ यह हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल, जो न्यूक्लियस होता है, इसमें एक हैवी पॉजिटिव मास होता है। मतलब पूरा न्यूक्लियस एक भयंकर पॉजिटिव मास से भरा हुआ होता है। और बोलो अल्फा पर क्या होता है, प्लस, न्यूक्लियस बी पे क्या है, प्लस। सेम चार्ज रिपेल करते, प्लस प्लस को धक्का देगा, माइनस माइनस को धक्का देगा। तो जब रिपेल कर दिया तो इसलिए अल्फा पार्टिकल जो थे वो डेविएट हो गए। ठीक है, अब देखिए तीसरा और जोरदार एक्सपेरिमेंट क्या था। रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी में रिवर्स हो गए, उल्टा सेम डायरेक्शन में लौट लिए। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक इन सेम डायरेक्शन। और एक ऑब्जर्वेशन कहता है कि लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल में से केवल एक लौटा। कहने का मतलब कि 8000 अल्फा पार्टिकल चले गए और लौटा कितना, एक। इससे प्रूफ होता है कि एटम के बीच में न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। वेरी स्मॉल पार्ट किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। सपोज करो अगर मैं इस चाक को यहां पे रख दूं और आपको 100 कंकड़ दे दूं छोटे छोटे, और कहूं फेंक के मारो, चाक पर लगना चाहिए, तो शायद 100 में से 90, 92, 99 इधर उधर चले जाएं, एक आध इससे टकराएगा। क्यों, क्योंकि इसका पार्ट बहुत क्या है, छोटा है। हाँ, अगर मैं इतना बड़ा तुमको कुछ दे दूं तो हो सकता है 100 में से 100 पार्टिकल इस पर टकरा जाएं। तो क्योंकि बहुत छोटा था न्यूक्लियस, इसलिए ढेर सारे अल्फा पार्टिकल निकल गए और अल्फा पार्टिकल कुछ रिटर्न बैक आ गए। इस तरीके से रदरफोर्ड ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि एटम के बीच में एक डेंस, एक पॉजिटिव मास होता है जो एटम के फ्यूचर को निर्धारित करेगा। मतलब जो मूल है किसी एटम का, मेन पार्ट यही है। जैसे किसी आदमी के अंदर जान बसी होती है, ऐसे एटम के अंदर न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल है। और एक बात कहा, इन्होंने कहा कि एटम के बहुत छोटे से पार्ट में न्यूक्लियस होता है, बाकी पूरा पार्ट क्या होता है, हालो। एटम ज्यादातर खोखला होता है, कुछ ही भाग में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन आ गई रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉइंट्स देख लीजिए क्या है, फिर मैं आगे बात करता हूं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बाद हम बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, क्या था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का राज। ठीक, देखिए हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक
मॉडल। देखिए थॉमसन के फेल होने के बाद रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। क्या बोलते हैं, देखिए पहली बात रदरफोर्ड ने कहा कि एटम इज वेरी स्मॉल एंड हैविंग पॉजिटिव चार्ज मास बिटवीन एटम which is known as what? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो रदरफोर्ड का कहना था एटम खुद बहुत छोटा होता है और उसके अंदर एक छोटा सा पॉजिटिव मास होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। दिस इज नोन एज द न्यूक्लियस। ठीक है। रदरफोर्ड का दूसरा पॉइंट था, रदरफोर्ड का कहना था कि किसी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है। इसलिए हम किसी एटम को क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल। तो एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड का कहना था कि किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों ओर जो ऑर्बिट होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर के पार्ट को ऑर्बिट्स कहा गया। इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, मूव करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता, मूव करता रहता है। लगातार इलेक्ट्रॉन अपनी मूवमेंट को जारी रखता है। ठीक है। रदरफोर्ड ने एक और पॉइंट कहा कि मूविंग इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन एनर्जी नॉर लॉस एनर्जी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो ना तो एनर्जी को गेन करता है और ना ही एनर्जी को क्या करता है? लॉस करता है। कंटिन्यूअसली इस तरीके से मूव करता रहता है। ये रदरफोर्ड की थियरी थी और रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को सोलर मॉडल भी कहा। वाई दिस इज नोन एज द सोलर मॉडल? देखिए जैसे सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता था? रिवॉल्व करता था। लेकिन जिस समय रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल दे रहे थे, देखिए ध्यान से समझिएगा, उसी समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लार्क और मैक्सवेल। उनकी इलेक्ट्रोडायनेमिक थियरी बहुत फेमस हुई थी। क्या थी इलेक्ट्रोडायनेमिक थियरी? इनकी थियरी थी कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ध्यान समझिए, अगर किसी चार्ज के चारों ओर चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब इस न्यूक्लियस के राउंड अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो लगातार वो अपनी एनर्जी में कमी करेगा। इसका मतलब इसकी एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। ठीक है। देखिए थोड़ा सा मिटाल के मैं आपको इधर दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक, देखिए क्या था, क्लार्क और मैक्सवेल का कहना था, जरा ये कहानी देखिए, ये न्यूक्लियस है, इन्होंने कहा कि ऐसा 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 और ऐसा फिगर आपने बना देखा होगा। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के चारों ओर मूव कर रहा है वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी को लगातार मिनिमाइज करेगा। पहला इतनी दूर रिवॉल्व कर रहा था, फिर थोड़ा एनर्जी कम हुई तो और पास आ गया, और एनर्जी कम हुई तो और पास आ गया, और एनर्जी कम हुई तो और पास हो गया, और एट लास्ट क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, जिससे किसी एटम की कहानी खत्म हो जाएगी। मतलब एटम की स्टेबिलिटी लॉस हो जाएगी, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। इस बात का कोई जवाब नहीं था
किनके पास? रदरफोर्ड के पास। रदरफोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया कि ऐसा क्यों नहीं होता है। ठीक है, क्लार्क मैक्सवेल की फेमस थियरी के कारण सबसे पहली डिमेरिट रदरफोर्ड के मॉडल की यही थी कि रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। क्यों घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता, ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए। वास्तव में नहीं गिरता, सही बात है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता, लेकिन क्लार्क मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडायनेमिक थियरी के अकॉर्डिंग इसको गिरना चाहिए। इस बात को नहीं क्लियर कर पाए कौन? रदरफोर्ड ने यह बात क्लियर नहीं की कि ऐसा क्यों नहीं होता है। दूसरी और मेजर डिमेरिट क्या थी? रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बताया था। स्पेक्ट्रम, अच्छा ये क्या है? व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम, क्या होता है? चलिए देखिए, स्पेक्ट्रम पर हम डीप स्टडी करेंगे, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूं। अगर प्रिज्म पर आप लाइट गिराइए, प्रिज्म पर रेडिएशन गिरने के बाद जो वो चारों ओर जाती हैं उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अगर तुमने प्रिज्म पर लाइट गिराई तो वो लाइट जो चारों ओर मूव करेगी, यही क्या है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बताए, जबकि हकीकत है कि रदरफोर्ड का मॉडल आने से पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका बामर नाम था। व्हाट इज द नेम? नेम बामर। अभी इन पर मैं डिस्कस करूंगा। बामर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की थियरी दे दी थी, स्पेक्ट्रम के बारे में बता दिया था, मतलब स्पेक्ट्रम की थियरी आ चुकी थी। फिर भी रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में स्पेक्ट्रम का कोई जिक्र नहीं किया था, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में स्पेक्ट्रम का कोई जिक्र नहीं किया था, इसलिए यह भी इनके मॉडल की एक क्या थी? डिमेरिट थी। तो ये दो मेन कारण थे जिससे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल्योर हो गया। रदरफोर्ड टॉप पर पहुंचकर रिटर्न आ गए, लगभग बात कर दी। शायद क्लार्क और मैक्सवेल ने अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक थियरी न दी होती तो रदरफोर्ड के मॉडल को ही आज हम लोग सही मानते। तो रदरफोर्ड का मॉडल फेल्योर हुआ। अब रदरफोर्ड के मॉडल के बाद यह क्लियर हो गया कि किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए अब कुछ टर्म एक्सप्लेन करने के बाद हम अगला एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे जिसका नाम है नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जो कमियां रदरफोर्ड में रह गई हैं उसको पूरा करेगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन उसके पहले कुछ टर्म जानते हैं, आइए चलिए देखते हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने कहा कि किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, चारों ओर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। टर्म क्या है? हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हम जानेंगे एटॉमिक मास, ठीक है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। तीसरा हम जानेंगे आइसोटोप्स, ठीक है। फोर्थ हम जानेंगे आइसोबार, ठीक। फिफ्थ हम जानेंगे आइसोटोन्स। सिक्स हम जानेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक और सेवन हम जानेंगे आइसो स्टीयर्स, ठीक है। हम कुछ टर्म जानेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप। सबसे पहले देखिए होता क्या, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोज़ले, ठीक है। मोज़ले एक साइंटिस्ट थे। दरअसल न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद ज्यादातर लोगों को यह पता था कि किसी एटम या किसी इलेक्ट्रॉन का सारा बिहेवियर तय करता है कौन? एटॉमिक मास। लेकिन इस धारणा को मोज़ले ने चेंज किया और बताया कि एटॉमिक नंबर किसी एटम की मेन प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। इसलिए मोज़ले को हम फादर ऑफ एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोज़ले द फादर ऑफ एटॉमिक नंबर। अच्छा चलिए डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर क्या है। पहली बात मेरी समझिएगा, आसान है। किसी न्यूक्लियस में केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या ही
उसका क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर। सपोज करिए यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर 7 है, यहां पर 14 है। ध्यान से समझिएगा, जो वैल्यू नीचे लिखी गई हो वो इस साइड हो या इस साइड, वो हमेशा रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। किसको? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका क्या है? एटॉमिक नंबर। अगर प्रोटॉन 7 तो एटॉमिक नंबर 7, अगर प्रोटॉन 9 तो एटॉमिक नंबर 9, अगर प्रोटॉन 10 तो एटॉमिक नंबर 10। ये नीचे वाली डिजिट जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताती। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, किसी न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। अक्सर लोग कहते हैं बोलो इसमें कितने प्रोटॉन है, आज ने बोला 7 प्रोटॉन, बोले कितने इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो चौंक जाते लोग। चौंकिए नहीं, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तभी कोई एटम न्यूट्रल होता। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होते हैं। आइए एटॉमिक मास की बात करते हैं। देखिए एटॉमिक मास A इज इक्वल टू होता है Z प्लस N। बोलो Z क्या है? Z है एटॉमिक नंबर, या कहो प्रोटॉन का नंबर। N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यस, किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास। ये कितना है, ये कितना है, जोड़ लो एटॉमिक मास आएगा। ये है एटॉमिक मास, जो ऊपर लिखा जाता है वही तो होता है क्या? एटॉमिक मास। सो दिस इज नोन एज द एटॉमिक मास। द सम ऑफ, लिखता हूं मैं, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ही क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं आइसोटोप की। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं 1H1, 1H2, 1H3, देखो नीचे वाला क्या है? बोलो एटॉमिक नंबर है ना, ऊपर वाला क्या है? एटॉमिक मास। तो ये है एटॉमिक मास और ये है एटॉमिक नंबर। तुम डिफाइन करो। देखो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 6 और 6। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज नोन एज द आइसोटोप। आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। क्या सेम है? जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो, वो होते हैं आइसोटोप्स। उल्टा करिए, कैल्शियम 40, आर्गन 40, चेक करिएगा, इसका होता है एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का 18। ध्यान दो, एटॉमिक नंबर तो अलग है, एटॉमिक मास क्या है? सेम। क्या बोलोगे? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज नोन एज द आइसोबार। क्या कहलाते हैं? आइसोबार कहलाते हैं। तो आइसोबार का मतलब हुआ कि एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है लेकिन एटॉमिक मास क्या है? सेम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। अब ये तुम्हारे लिए नया पॉइंट है, आइसोटोन। देखो भैया आइसोटोन क्या है? आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यस, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बोलते हैं आइसोटोन। जैसे मान लो लिखा गया है 1H3 और एक एग्जांपल है 2 हीलियम 4। चलो चेक करो। देखो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करो, न्यूट्रॉन आ गया। 3 में से 2 गया कितना? सॉरी 3 में से 1 गए कितने? 2। 4 में से 2 गए कितने? 2। यहां न्यूट्रॉन कितना? 2। यहां न्यूट्रॉन कितना? 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन। दिस इज नोन एज द आइसोटोन। आओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देखो भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, यहां पर बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं, नाइट्रोजन पर -3 है और ऑक्सीजन पर -2 और फ्लोरीन पर -। चलो चेक करते हैं एटॉमिक नंबर कितना? 7 और -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो
तो 7 और 3 मिलकर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 8। 2 गेन किया है, यहां भी कितने? 10। इसका एटॉमिक नंबर 9, कितना गेन किया है? 1। यहां भी कितने? 10 10 10 10। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब बचा आइसो स्टीयर। अच्छा देखो, आइसो स्टीयर का मतलब होता है अगर हम CO2 और NO2 की बात करें तो आइए देखते हैं। देखो दोनों में एटम सेम है, 1 2 और 1, 3 एटम यहां, 3 एटम यहां। आइसोस्फीयर का मतलब एटम भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। और चलो इलेक्ट्रॉन सेम के लिए प्रोटॉन जोड़ लो, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, तो 8 इंटू 2 16 और 6 कितना हो गया? 22 हो गया। इतना प्रोटॉन तो इतना ही इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का 7 प्लस 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 16 23, सॉरी ये हो गया 16 और 6। अगर हम बात करें शायद, यस हम बात करते हैं N2O की। किसकी बात करते हैं? N2O की बात करते हैं। तो 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14 और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता? 8। तो ये हो गया कितना? 22। तो देखो प्रोटॉन सेम मींस इलेक्ट्रॉन सेम। ठीक है, 2 और 1 3, 2 और 1 3। एटम भी सेम, इलेक्ट्रॉन भी सेम। तो सेम एटम सेम इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द आइसो स्टीयर। मेरी बात सुनकर नोट कर लिए कहीं कॉपी पर। सेम एटम सेम इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द आइसो स्टीयर। एनी डाउट? आइस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्टीयर। ठीक है, अब एक थियरी से, एक छोटी सी थियरी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, देखिए हम बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थियरी। देखिए लगभग 1900 की बात है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। इन्होंने एक थियरी दी। क्या बोलते हैं? इनका कहना था कि कोई सब्सटेंस जब किसी रेडिएशन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है। ठीक है, एनी सब्सटेंस एब्जॉर्ब रेडिएशन और इमिट रेडिएशन। कोई भी सब्सटेंस जब रेडिएशन को या तो एब्जॉर्ब करे या तो इमिट करे तो क्या होता है? वो रेडिएशन को कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली न एब्जॉर्ब करके क्या करता है? डिसकंटिन्यूअस एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, देखिए क्या है प्लैंक का क्वांटम थ्योरी। एनी सब्सटेंस एब्जॉर्ब और इमिट रेडिएशन नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली। कोई भी सब्सटेंस किसी रेडिएशन को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब ना करके डिसकंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, इस कहानी का मतलब क्या है? सुनिए। देखो, अगर किसी आतंकवादी के पास AK-47 है, AK-47 आप ध्यान देते होंगे, अगर उससे कोई फायर करेगा तो सारी गोली लगातार जाती है, रुकती नहीं, कंटिन्यूअसली जा रही हैं, मतलब सारी बंदूक से गोलियां लगातार निकल रही हैं। लेकिन अगर किसी के पास वो पुराने जमाने वाली बंदूक है जिसमें एक गोली भरे, फिर फायर किए, फिर तोड़े, फिर फायर किए, तो बोलो एनर्जी जा तो रही है? हाँ, कंटिन्यूअसली जा रही है, लेकिन धीरे धीरे जा रही है। धीरे धीरे जाने का मतलब ये कहते हैं कि एनर्जी जाती है पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में, पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में, बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में, बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में। चलिए एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सपोज करिए ये कोई सब्सटेंस है, इस पर आपने बंदूक से फायर किया। देखो AK-47 का क्या है?
सारी गोली एक साथ लग रही हैं, देखिए सारी गोली कंटिन्यूअसली इसमें आ रही हैं। अब पुरानी वाली बंदूक अंग्रेजों के जमाने की क्या है, एक गोली इधर आई, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ, ये आ रही है, फिर ये आ रही है, फिर ये आ रही है, एक फायर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखो ये भी लगातार आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी गैप पे आ रहा है, मतलब एक पैकेट के रूप में आ रहा है। यहां कोई पैकेट नहीं है, सब लगातार आ रहे हैं। यहां छोटे छोटे पैकेट बना, पहले ये आया, फिर इनको एब्जॉर्ब किए, फिर इनको एब्जॉर्ब किए, मतलब कंटिन्यूअसली ना होकर ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, देखिए मेरे टर्म समझिएगा, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है ये भी कंटिन्यूअस, लेकिन गैप है। क्या है, गैप है, मतलब थोड़ा एक आया, कुछ देर बाद दूसरी आई, कुछ देर बाद तीसरी आई। इस तरीके से कोई सब्सटेंस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, लगातार नहीं खींच लेता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली नहीं खींच लेता है, डिसकंटिन्यूअस इसको आप कह सकते हैं। अच्छा, ये जो गोली आ रही है इसको प्लैंक ने कहा कि वो क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, बंडल ऑफ एनर्जी। और इसको ने कहा, प्लैंक ने कहा क्वांटा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा, क्वांटा कहा। पैकेट ऑफ एनर्जी को एक लाइन में हम कह दें तो क्या बोलेंगे, क्वांटा। मतलब प्लैंक का कहना था कि कोई सब्सटेंस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, क्वांटा के फॉर्म में इमिट भी करेगा। ये पैकेट ऑफ एनर्जी, ये क्वांटा है। दिस इज नॉट क्वांटा, दिस इज नॉट क्वांटा, ये क्वांटा नहीं है, ये क्या है, क्वांटा है। पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे, क्वांटा बोलेंगे। तो ये था प्लैंक का क्वांटम थ्योरी। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए, प्लैंक ने अपनी थ्योरी में कहा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है, देखिए म्यू को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इस पर हम डिटेल में डिस्कस आगे करने वाले हैं वीडियो में। ठीक है, जिस लाइट की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। अब क्या करते हैं, इस सिंबल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं एच म्यू, और यही जो एच है बहुत खतरनाक चीज है। दिस इज नोन एज द प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है, ये होता है प्लैंक कांस्टेंट। दिस इज नोन एज द प्लैंक कांस्टेंट। अब देखो, इस प्लैंक कांस्टेंट h की दो वैल्यू होती है, एक तो होती 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये है MKS में। ठीक है, एक होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। किसमें होती है, अर्ग सेकेंड में होती है। दिस इज नोन एज द CGS। ये CGS में वैल्यू है, और ये किसमें है, MKS में। ये होता है जूल सेकेंड, ये किसमें होता है, अर्ग सेकेंड में। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, देखो फार्मूला क्या आया था बेटा, E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, अब देखो म्यू इज इक्वल टू होता है C बाई लैम्डा। लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ, C को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आइए थोड़ा चेंजिंग करें, ये हो गया E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा हुआ। ठीक है, देखो कोई भी फार्मूला हो, एनर्जी के फार्मूले में H और C तो होगा ही। चलो H की वैल्यू क्या है, 6.625 इंटू 10⁻⁻34, और C की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब तुमको एक ट्रिक बताता हूं, किया क्या करो, जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो और हम न्यूमेरिकल लगाएं तो यहां H और C तो रहेगा, पक्का है। तो तुम क्या करो, H और C की वैल्यू को रट डालो। ये लगभग 6 इंटू 3 18, लगभग 20 के करीब आएगा। कितना आएगा, 20 के करीब आएगा। और इसमें से आप इसको अगर माइनस करेंगे तो ये शायद आना चाहिए 448, लगभग ये आएगा 26 के करीब। ठीक है, तो अब क्या करिए, इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू याद कर लीजिएगा। ये समझ लो तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको कैलकुलेट, ये लगभग 20 आएगा। कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू रख लो, और जहां HC लिखा रहा है खट से वैल्यू रख दो, तुमको सॉल्व करने का झंझट खत्म हो जाएगा। H और C को रख डालो, ऊपर वैल्यू रखो, नीचे लैम्डा की वैल्यू रखो। ठीक है, यहां से लैम्डा भी निकलता है, लैम्डा को यहां कर लो, E यहां कर लो, तो लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रही प्लैंक की क्वांटम थ्योरी।
ये रहा प्लैंक का इक्वेशन, ये रही प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। देखिए 6.625 को हम केवल 6.62 भी लिखते हैं सिंपल कैलकुलेशन में, ताकि कैलकुलेशन हमारा बहुत लंबा ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लैंक क्वांटम थियरी एंड एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन एंड रदरफोर्ड। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर यूट्यूब चैनल VKT केमिस्ट्री क्लासेस।